इसको वहाँ रख दीजिए। हाँ, ये लो 657 रुपये और ये 60 पैसे। और हाँ, ये रसीदें लो जिनको देना है, हैं? और यहाँ दस्तखत करो। ठीक। वो हमारे भैया हैं। कहाँ है वो शहर से बाहर गए हुए हैं। माफ़ करिएगा, ये मनी ऑर्डर हम सिर्फ उन्हीं को दे सकते हैं। जी हम कह तो रहे हैं कि वो हमारा बेटा है। आपको जो भी जानकारी चाहिए हम अभी ये दे देते हैं। माफ़ कीजिए चाचा जी, हम शशांक को ही पैसा दे सकते हैं। काहे कि मनी ऑर्डर उसी के नाम से आया है ना। अब ई का नाटक है, वो तो 1 महीने बाद आएगा ना। नाटक नहीं है चाचा जी, यही सरकारी नियम है। ये दीनानाथ भी बड़ा किस्मत वाला है। जिंदगी में इसने जरा भी पापड़ नहीं बेले और इसकी किस्मत तो देखो, बड़े आराम से इसे नौकरी मिल गई। सीधा पोस्टमैन बन बैठा है, जरा भी रगड़ाई नहीं हुई है, सीधा नीचे से ऊपर गया है। दीनानाथ, हम काम में व्यस्त हैं, पैसा रख दो, अभी बाद में गिन लेंगे। ये बाकी बचे हुए 4 रसीदें हैं और 357 रुपये 60 पैसा है। सब लोग में से केवल एक ही आदमी मिला जिसका 300 रुपये का मनी ऑर्डर आया था। आप एक बार गिन लीजिए। 2 दफे हम सुन चुके हैं तुम्हारी बात को, अब हमें कुछ काम करने दो कि नहीं? तुमने पैसे रख दिए, जाओ। साल 1984, उस जमाने में 357 रुपए 60 पैसे का बहुत मोल था, बल्कि केवल 57 रुपए 60 पैसे भी बहुत मायने रखते थे। एक साधारण पोस्टमैन दीनानाथ शर्मा के लिए ये 57 रुपए 60 पैसे उनकी जिंदगी के 29 साल की इंसाफ की लड़ाई बन गई। बाबूजी, पोस्टमैन दीनानाथ शर्मा जी। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। क्या हो गया साहब? हमारे पास तुम्हारे नाम का वारंट है। वारंट? ऐसा क्या किया हमने? पैसे चुराए हैं। कहाँ से पैसे चुराए हैं? डाकखाने से। चलो हमारे साथ। साहब कोई गलतफहमी हो गई है साहब, हमने कोई रुपए नहीं चुराए हैं। तुम अपने आप चल रहे हो, ये उठाकर जीप में डालकर ले चले। साहब कुछ गड़बड़ हुई है साहब, कुछ गड़बड़ हुई है। सब कुछ गड़बड़ है। जबान बंद करो और पाँव चलाओ, चलो। साहब कहाँ ले जाओ? सुनिए तो साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। क्या बैठो साहब। अरे
पूजा का ख्याल रखना। हम दिनेश चाचा को लेके पुलिस थाना होकर आते हैं, ठीक है? जा। साहब साहब ये गलत है साहब, हमने कोई चोरी नहीं किया साहब। साहब तुमने 657 रुपए 60 पैसे में से 300 रुपए पहुंचाए। जी साहब, और बाकी बचे 357 रुपए 60 पैसे हमने राजेंद्र बाबू को दे दिए थे। ये बाकी बचे हुए 4 रसीदें हैं और 357 रुपए 60 पैसा है। नहीं, 357 रुपए 60 पैसे पूरे नहीं लौटाए, उसमें से 57 रुपए 60 पैसे गायब हैं। ये क्या बोल रहे हैं साहब? हमने सारे पैसे राजेंद्र बाबू को लौटा दिए थे। पोस्ट मास्टर राजेंद्र बाबू ने ही तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है कि तुमने 57 रुपए 60 पैसे चुराए हैं। लेकिन साहब हमने सारे पैसे लौटा दिए थे, और फिर ये 2 महीने के बाद शिकायत क्यों कर रहे हैं? अगर हिसाब किताब में पैसे कम थे तो उन्होंने आज तक हमसे हिसाब किताब मांगा क्यों नहीं? देखो वो सब हमें कुछ नहीं पता, तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है और हम तुम्हें हिरासत में ले रहे हैं। जी, हमारी बात सुनिए साहब। साहब हमने कोई चोरी नहीं किया साहब। साहब हमने कोई चोरी नहीं किया साहब, आप हमारा विश्वास कीजिए साहब। साहब देखो कुछ नहीं हो सकता, कंप्लेंट दर्ज हुई है और हमें कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन साहब हमारे पति बहुत ईमानदार है, चोरी कभी नहीं करेंगे। हम भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं, कानून के हिसाब से ही चलेंगे। हाँ चाहो तो तुम कल मजिस्ट्रेट के सामने जमानत की अर्जी दे सकती हो। देखो, शिकायतकर्ता पोस्ट मास्टर बुलर चौक डाकखाना श्री राजेंद्र सोमेश्वर। अपराध सरकारी खजाने से 57 रुपये 60 पैसे की चोरी। आईपीसी 409 की धारा सरकारी कर्मचारी द्वारा अमानत में खयानत, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। पोस्टमैन दीनानाथ शर्मा को अगले दिन बेल मिल गई, लेकिन चार्जशीट तो दायर करनी ही थी क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। उन पर चोरी का इल्जाम लगा था। फंसाया जा रहा है हमको यहाँ। सब हमसे चिढ़ते हैं। सबको लगता है जैसे ये नौकरी हमको मुफ्त में मिल गई है, बिना मेहनत किए। अरे हम मानते हैं कि बाबूजी अपनी नौकरी के दौरान गुजरे तो हमको ये काम मिला, लेकिन हम भी ये काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से कर रहे हैं। उन लोगों को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ₹57.60 कम थे। पिछले 2 महीने में आपने हमसे कुछ पूछा तक नहीं, और आज अचानक शिकायत दर्ज करवा रहे हैं कि हमने रुपए चुराए। मनी ऑर्डर बांटने कौन गया था? हम ही गए थे, लेकिन वापस लौटते ही बाकी बचे पैसे हमने आपको लौटा दिए थे, और आपको कहा भी था कि गिन लीजिए, लेकिन आप अपने काम में व्यस्त थे। तो अगर हमने उस समय पैसे नहीं गिने तो इसका यह मतलब नहीं कि बाकी का पैसा तुमने यहाँ रख दिया था। जी हाँ, हमने बाकी का पैसा यहीं रख दिया था। अगर नहीं रखते तो गिनने के लिए आपको क्यों कहते? जीवन में कभी हमने एक फूटी कौड़ी नहीं चुराई है साहब, और आपने हमको चोर बना दिया। दीनानाथ, हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते, तुम बहुत बहस करने लगे हो। एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक तुम्हारा ये पुलिस का केस खत्म नहीं हो जाता है तब तक तुम नौकरी पे वापस नहीं आ सकते हो, समझे? साहब यही नौकरी हमारे लिए रोजी रोटी है साहब, इसी से हमारे परिवार का पेट चलता है। माफ करो, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सरकारी नियम है। तुमने पैसे चुराए हैं, जब तक तुम बरी नहीं हो जाते हो तब तक नौकरी पे वापस नहीं आ सकते, तुम्हें निलंबित किया जाता है। क्या मतलब? केस खत्म कर दो। हमें निलंबित कर दिया गया है साहब, नौकरी चली गई है, इसी से तो हमारा परिवार चलता था साहब। पोस्ट मास्टर साहब ने सीधे शिकायत दर्ज करवा दी। कम से कम एक बार हमसे हिसाब किताब तो पूछना चाहिए था। देखो दीनानाथ, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब बिना कार्रवाई किए कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें थोड़ा टाइम इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर आप जांच करिए ना साहब, हमने चोरी नहीं की है और हमें डर भी नहीं है।
बस थोड़ा जल्दी कर देते साहब तो। देखो दीनानाथ, तुम हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हम जो भी करेंगे तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। अब क्या करेंगे? जब तक आपकी नौकरी वापस नहीं मिल जाती, हम कोई काम कर लें बाहर। तुम क्या करोगी? किसी के घर का काम पकड़ लेते हैं, झाड़ू पोछा। क्या बक रही हो? बोल क्या रही हो? नहीं नहीं, हमें काम जल्दी ही वापस मिल जाएगा। वो लोग ऐसे ही हमको झूठा इल्जाम में फंसाकर निलंबित नहीं करा सकते। दीनानाथ, हमारी जांच पूरी हो चुकी है और हमने अदालत में भी चार्जशीट दायर कर दी है। बस अब मामले की सुनवाई शुरू होगी। जांच में आपने क्या पाया? यही कि तुमने पैसे चुराए हैं। हमने कोई चोरी नहीं की है। भाई साहब, आपके डाक खाने के साथी कर्मचारी भी यही कह रहे हैं। हमने सबके बयान लिए हैं। कौन है वो लोग? परशुराम सिंह और चंद्रभान नारायण। इसका मतलब हमें अदालत जाना पड़ेगा। कब? जब भी केस की सुनवाई होगी। कब होगी सुनवाई? वो हम कैसे कह सकते हैं? जब भी होगी तुम्हें सूचना मिल जाएगी। क्या बोले वो लोग? कब होगी केस की सुनवाई? बोल तो रहे हैं जल्दी ही होगी। अरे नागेंद्र जी, नमस्ते, आइए ना। देखो भाई दीनानाथ, 4 महीने हो गए, आपका किराया नहीं मिला अभी तक। बहुत मुश्किल समय चल रहा है नागेंद्र जी, जल्दी ही मिल जाएगा। कब मिल जाएगा भाई साहब? हमने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है। बस थोड़ा सा समय और दे दीजिए, अदालत की सुनवाई होने वाली है, सब ठीक हो जाएगा। देखो भाई, कृपा करके हमारा घर 2 दिन के अंदर अंदर खाली कर दो। हमें नया किराएदार मिल गया, हमें माफ करो भाई। नागेंद्र जी, मेहरबानी कीजिए, ऐसा मत करिए। देखिए, हमारे लिए और मुश्किल मत खड़ी कीजिए। हमारा किराएदार 2 दिन में आने वाला है, तब तक आराम से हमारा ये घर 2 दिन में खाली कर दीजिए, समझे आप? अब हमको क्या पता कि कोर्ट केस की सुनवाई कब करेगा। जुलाई में नौकरी गई थी साहब, अब नवंबर आ गया है, हालत बहुत खराब है साहब। तुम्हारे दिमाग में सीधी बात नहीं घुस रही? हमको जो करना था हमने कर दिया। अब ये अदालत को तय करना है केस की सुनवाई कब होगी कब नहीं। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। चलो नागेंद्र जी को चाबी दे देते हैं, फिर निकलते हैं। चलो बेटा। अपने गांव में ही कोई काम ढूंढ लेंगे, अपना घर है गांव में, कम से कम किराया तो नहीं देना पड़ेगा। खेत भी तो है। हाँ, कुछ नहीं होगा तो खेत को भी किराए पे चढ़ा देंगे। चलो देखते हैं।
अदालत से है, केस की तारीख है। दीनानाथ, तुम पर 57 रुपया और 60 पैसा चुराने का आरोप है, क्या तुम्हें मंजूर है? नहीं साहब, हमने कोई चोरी नहीं किया है साहब, हम निर्दोष हैं। ठीक है, तुम्हारा कोई वकील है? नहीं साहब। तो वकील रखो। अगर तुम वकील नहीं रख पाए तो अदालत तुम्हें एक वकील मुहैया करवाएगी और केस की सुनवाई उसके बाद होगी। अगला केस। सुनिए सुनिए दीनानाथ जी, सुनिए, आपको वकील की जरूरत है ना? अब हम वकील हैं, आपका केस संभाल लेंगे। लेकिन हमने कोई चोरी नहीं की है वकील साहब। हाँ हाँ, हम ये साबित कर देंगे दीनानाथ जी। अब देखिए, अगर आप कोर्ट से वकील लेंगे ना तो वो सरकारी वकील होगा, और आप पर तो जो मुकदमा है वो भी सरकारी खजाने से पैसे चुराने का है, वो आपको नहीं जितवाएगा। और इसीलिए तो कह रहे हैं हम संभाल लेंगे आपका केस। हमको हमारी नौकरी वापस चाहिए। हाँ हाँ, मिल जाएगी नौकरी। अरे ये केस आप पक्का जीतोगे दीनानाथ जी, और अपनी तो फीस भी ज्यादा नहीं है। कितनी फीस है? बस यही। और फिर शुरू हुई दीनानाथ शर्मा की हमारी न्याय व्यवस्था से जंग। 57 रुपए 60 पैसे की चोरी का एक केस साल 1985 में शुरू हुआ। सर, दोनों गवाह परशुराम सिंह और चंद्रभान नारायण सरकारी कर्मचारी हैं और काम की व्यस्तता के चलते आज वो पेश होने में असमर्थ हैं। शिकायत करता? सर, वो भी उस डाक खाने में पोस्ट मास्टर हैं, नहीं आए। मैं अगली तारीख देता हूँ, उसमें वो हाजिर रहने चाहिए। जी सर। ये बिल्कुल तुम पर गई है माधवी। अब क्या करे दीनानाथ, अरे हर बार कोई गवाह पेश ही नहीं होता अदालत में और अगली तारीख मिल जाती है। लेकिन हमारी नौकरी वापस कब तक मिल जाएगी वकील साहब? तुम इस केस को पक्का जीतोगे दीनानाथ। अरे कोई माई का लाल तुम्हें हरा ही नहीं सकता, बस थोड़ा विश्वास रखो। बाबूजी, क्या हम सरकारी स्कूल में अपना दाखिला करवा ले? स्कूल की फीस कहाँ से आएगी बेटा? ज़्यादा नहीं होगी बापू, और हमारे जो चाय वाले मालिक है ना, उन्होंने हमसे कहा है कि हमें हर महीने 90 रुपए देंगे, फीस उसके अंदर ही आ जाएगी बापू। ठीक है बेटा, चले जाओ स्कूल। हो सके तो पूजा को भी अपने साथ ले जाओ। हाँ, केस कब तक चलेगा? पता नहीं माधवी, ना तो राजेंद्र बाबू कभी आते हैं, ना परशुराम, ना ही चंद्रभान कभी आते हैं पेशी पर। गोपाल नाम कैसा रहेगा? अच्छा। अब तुम ही बताओ हम क्या करें? चिल्लाएं, जज साहब से लड़ाई कर लें? और कब तक चलेगा वकील साहब? दीनानाथ, तुम्हारे साथी लोग ही तुम्हारे खिलाफ हैं, अरे कोई अदालत में आता ही नहीं गवाही देने के लिए। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, हुआ भाई पूरा टाइम। वकील साहब, 2 साल हो गए और मामला वहीं का वहीं अटका पड़ा है। घर बार चलाना मुश्किल हो गया है। तुम्हारा बेटा कैसा है? ठीक है, लेकिन हम बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं वकील साहब। सब ठीक हो जाएगा दीनानाथ, विश्वास रखो। हाँ, क्या दुश्मनी लगा रखी है तुमने? आखिर कहना क्या चाहते हो? हम तो बस ये कहना चाह रहे थे कि आखिर आप लोग कौन से जन्म का दुश्मनी निकाल रहे हैं हमारे साथ। वाह, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। पैसे तुमने चुराए हैं और हमसे दुश्मनी की बात कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? हम सब लोग अपना काम धंधा छोड़ करके तुम्हारे सेवा में अदालत के चक्कर काटें? देखिए, हम बहुत परेशानी में हैं। 2 साल हो गए हमारी नौकरी गए, अदालत में केस चलते चलते, लेकिन आज तक आप लोगों में से कोई भी पेशी पे आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दीनानाथ, अपनी ये भड़ास तुम जज साहब के सामने जाके निकालो। हमारे पास आने से कुछ नहीं होगा। और सुनो, दोबारा हमारा भेजा खाने के लिए मत आना, समझे? जाओ यहाँ से।
आपके बेटे गोपाल के लिए हम जो भी कर सकते थे हमने किया, लेकिन याद रखिए ये सरकारी अस्पताल है। क्या गोपाल की तबीयत अब भी ठीक नहीं हो पा रही डॉक्टर साहब? 1 हफ्ते पहले हमने आपको बाहर से कुछ दवाएं लाने को कहा था, लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे कि वो कितनी ज़रूरी दवाएं हैं। बाबूजी, मेरे पास बस इतने ही है। ये चाय वाले सेठ से कुछ और मांग लो ना बेटा। वो ना बोलते हैं। सभी दवाइयाँ लगभग 750 रुपये में मिलेंगी। इतना? हाँ, दवाइयाँ ऐसी हैं महंगी वाली। लेकिन हमारे पास तो बस 374 रुपये ही हैं। इतने पैसे में सभी दवाइयाँ नहीं आएंगी। साल 1991, 57 रुपए 60 पैसे की चोरी का मामला दर्ज हुए 7 साल बीत चुके थे और इस केस को अदालत में चलते हुए 6 साल गुजर गए। दीनानाथ और माधवी अपना एक और बच्चा खो चुके थे। अपने पुश्तैनी खेतों का एक हिस्सा बेचने के बावजूद भी वो अपनी बेटी गुड्डी को बीमारी की चपेट में आने से नहीं बचा पाए थे। लेकिन केस अब भी चल रहा था और चलता ही जा रहा था। हरी, ले लिया साहब? हाँ भैया ले लिया। चल आज तुमको हम शादी में कैमरा चलाना सिखा देते हैं, तू खुद गुरु हो जाएगा कुछ दिन में। चल आ बैठ जा। बैठ गया? हाँ भैया चल। आरती। जी अम्मा। काम हो गया बेटा? हाँ माँ। जाके पूजा दीदी की मदद कर दो, उसका एक घर का काम खत्म हो गया होगा। बड़ी मुश्किल से सुनवाई की तारीख मिली है। कुछ फायदा होगा? जोड़ लगाएंगे, एड़ी चोटी का जोड़ लगाएंगे। विश्वास रखो दीनानाथ। सरकार बनाम दीनानाथ शर्मा, अपराध संख्या 212/1984, केस संख्या 66/2001 हाजिर हो। 57 रुपए 60 पैसे चोरी का मामला। जी जज साहब, मेरे मुवक्किल पे ये जो 57 रुपये 60 पैसे की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है बेबुनियाद है। 57 रुपए 60 पैसे की चोरी? 1984? जी सर, 1984 से इस केस की सुनवाई चल रही है। प्रोसिक्यूशन के वकील कौन है? सर, ये केस बस अभी अभी मेरे पास आया है, मैं चार्जशीट देख रहा हूँ। सर, प्रोसिक्यूशन आज तक एक भी गवाह इस अदालत में पेश नहीं कर पाया है और इसी वजह से ये केस आज तक घसीटता चला जा रहा है। पर ऐसे क्यों हुआ? ये और कुछ नहीं है सर, इस मामले को लटकाने के हथकंडे हैं और इसी वजह से मेरे मुवक्किल दीनानाथ शर्मा पिछले 17 सालों से अपनी नौकरी से निलंबित हैं। सर, मुझे इस केस को ठीक से पढ़ने समझने के लिए ज़रा वक्त चाहिए। मैं अदालत से एक और तारीख की विनती करता हूँ। ये वहाँ से लेकर वहाँ तक और इधर वहाँ तक, ये सब ज़मीन हमारी ही है। पूरा 1.25 बीघा है। आज के तारीख में इसका कीमत जो है 5 लाख तक है। दीनानाथ जी, आप ज़्यादा बता रहे हैं जनाब। मुश्किल से 3 लाख के करीब होगी कीमत। आओ बेटा, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। बैठो बैठो। क्या बात है बाबूजी? वो हमारे बाकी बचे हुए खेत के 3.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, पूजा की शादी के लिए काफ़ी रहेगा ना? आप जैसा ठीक समझे। वैसे लड़का अच्छा है बाबूजी, हमें तो ये शादी करा देनी चाहिए।
हाँ, अब हमें ये कर ही देना चाहिए। नौकरी होती तो प्रोविडेंट फंड से उधार ले लेता, फिर ये पुश्तैनी ज़मीन बेचनी भी नहीं पड़ती, ना घर गिरवी रखना पड़ता, सब कुछ अच्छे से हो जाता। कोई बात नहीं बाबूजी, हम जैसे तैसे सब संभाल लेंगे। ये केस का तो और छोर ही पता नहीं चलता, पता नहीं कब तक चलेगा। और फिर पूजा की शादी के बाद तुम्हारी भी तो शादी करनी है। कब तक तुम अकेले अपने कंधों पर अपने इस घर का बोझ लेकर घूमते फिरोगे? तो क्या हुआ बाबूजी, देखिए पहले पूजा अपने घर जाए और फिर आरती भी तो है ना। आप अभी से हमारी चिंता ना करें, हम सब संभाल लेंगे, ठीक है? कुछ सामान लाए हैं, अम्मा को देकर आते हैं। अम्मा, अम्मा। एक्सक्यूज मी, बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? हम राजेंद्र बाबू से मिलने जा रहे थे। राजेंद्र बाबू? जी। पर वो तो रिटायर हो चुके हैं। हम दीनानाथ शर्मा हैं। ओह, मैंने सुना है आपके बारे में, वो चोरी वाला केस। नहीं, हमने कोई चोरी नहीं की थी। हम तो बस राजेंद्र बाबू से पूछने चले आए थे कि वो अदालत में क्यों नहीं पेश हो रहे हैं। 3 साल बाद सरकारी तौर पे हम भी रिटायर हो जाएंगे। बिना तनख्वाह के निलंबित हुए हमको 23 साल हो गए, लेकिन ये केस है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाबा एक काम कीजिए, आप यहाँ बैठिए, मैं पोस्ट मास्टर साहब से बात करता हूँ कि इस बारे में क्या करना है। बैठिए। डॉक्टर साहब, कैसा है हमारा बेटा? अभी हालत स्थिर है। ये साधारण सीने का दर्द नहीं था, उसे हल्का दिल का दौरा पड़ा है। दिल का दौरा? हाँ, लगता है बहुत स्ट्रेस लेता है वो। तुझे आराम की जरूरत है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि तू चिंता बहुत करता है। कुछ नहीं बाबूजी, वो थोड़ा काम ज़्यादा था ना, इसीलिए। आप लोग चिंता ना करें, है ना? ऐसे चिंता ना करें बेटा, तुम ही तो हो हमारे लिए आखिरी उम्मीद। बाबूजी हमको कुछ नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, आप तारीख पे कोर्ट गए थे ना? कोर्ट? आप कोर्ट गए थे कि नहीं बाबूजी? नहीं गए थे। आप कोर्ट काहे नहीं गए बाबूजी? कोर्ट जाने का क्या फायदा? वहाँ जाकर हम सिर्फ बैठे रहते हैं और एक नई तारीख लेकर वापस लौट आते हैं। सिर्फ हम ही तो हैं जो
इतने सालों में कोर्ट जाते रहे, जिन्होंने शिकायत लिखाई थी वो तो कभी कोर्ट आए ही नहीं। सिर्फ हम ही वहां जाकर बैठे रहते हैं एक बेवकूफ की तरह। बाबूजी, हम हार नहीं मानेंगे, है ना? दीनानाथ जी, जी आपके लिए वारंट। वारंट किस लिए? पिछली 5 सुनवाई में नोटिस देने के बाद भी आप अदालत में नहीं आए, हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। हम सुनवाई की लगातार मांग कर रहे हैं, हम जरूर जीतेंगे दीनानाथ, बस विश्वास रखो। क्या राजेंद्र बाबू, परशुराम और चंद्रभान इतने सालों में एक बार भी अदालत में पेश हुए क्या? नहीं, कभी नहीं आए। तो फिर हम कैसे जीतेंगे? पिछले 24 सालों में वो लोग एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए, उन्हें कुछ नहीं हुआ, और हम कुछ एक बार अदालत में पेश नहीं हो पाए तो हमको गिरफ्तार कर लिया गया। देखो दीनानाथ, विश्वास तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो अदालत की कार्रवाई है। दीनानाथ, दीनानाथ, जबान बाहर निकालिए, थोड़ी सी और। सांस लीजिए। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? ठीक तो है, लेकिन उनसे बात करते वक्त मुझे वो डिप्रेस्ड लगे। हाँ, आजकल वो ज्यादा बात भी नहीं करते हैं। कह रहे थे कि गोपाल उनकी सुनता नहीं है, खेलने के लिए बाहर चला जाता है, और बार बार गुड्डी के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल डॉक्टर साहब, गोपाल हमारा छोटा भाई था और गुड्डी हमारी छोटी बहन। आज से कई साल पहले उन दोनों का देहांत हो चुका है। डॉक्टर साहब, आजकल हमारे बाबूजी को कभी कभी कुछ भी याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, मैं दवाई लिख के देता हूँ, उनके आराम का ध्यान रखना, और एक बात का विशेष ख्याल रखें कि उन्हें किसी भी बात की चिंता ना हो। गोपाल, ए गोपाल, कहाँ है गोपाल? गोपाल कहाँ है? बैठिए, बैठिए। हाँ, गोपाल कहाँ है? काहे इधर उधर की बात सोच रहे हैं, आराम करिए ना। गोपाल को अच्छे से खाना खिलाया करो, उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती आजकल। हाँ, हम खिला देंगे, आप आराम करिए, चलिए। हाँ। है कि तुम्हारी तारीख आगे बढ़ जाए और उसके बाद फिर और तारीख एक दो बढ़वा जी। प्रणाम सर। चलो आइए। डॉक्टर साहब, हम अपने बाबूजी का केस के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। बहुत नाम सुने हैं साहब आपका। मसला क्या है? 57 रुपये 60 पैसे की चोरी, वो भी 1984 में। जी वकील साहब, और तभी से हमारे बाबूजी सस्पेंड हैं। अब तो ऑफिशियली रिटायर भी हो चुके हैं। साहब,
हमारे बाबूजी बहुत बीमार रहते हैं और काफ़ी डिप्रेस भी। लेकिन ये केस 27 सालों से आखिर चले क्यों जा रहा है? पता नहीं वकील साहब, हमने तो एक वकील भी रखा था, लेकिन शायद वो हमें न्याय दिलाने के लायक नहीं था। 57 रुपये 60 पैसे की चोरी। मिलॉर्ड, केवल 57 रुपये 60 पैसे की चोरी का मामला और 27 साल, जिसमें 250 तारीखें पड़ चुकी हैं। केवल यही नहीं, प्रोसिक्यूशन ने अब तक किसी भी तारीख में कोई गवाह पेश नहीं किया है। मिलॉर्ड, मेरा मुवक्किल दीनानाथ शर्मा पिछले 27 सालों से सस्पेंड चला आ रहा है, बिना किसी तनख्वाह या किसी भी बेनिफिट के, और पिछले 3 साल पहले तो वो ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं। मिलॉर्ड, प्रोसिक्यूशन ने चार्जशीट में जिससे गवाह बताया है, उसका भी यही कहना है कि पोस्ट मास्टर ने कहा था कि दीनानाथ शर्मा ने जो रकम लौटाई थी उसमें 57 रुपये 60 पैसे कम थे, और ये शिकायत भी पैसे लौटाने के करीब 2 महीने बाद की गई। किसी भी गवाह ने अपनी आंखों से नहीं देखा कि दीनानाथ शर्मा ने 57 रुपये 60 पैसे कम लौटाए। ऊपरी तौर से देखा जाए तो दीनानाथ शर्मा के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने 57 रुपये 60 पैसे की चोरी की। प्रोसिक्यूशन इमीडिएटली अपने गवाह पेश करे, वरना यह केस रद्द कर दिया जाएगा। बाबूजी, हमने नया वकील कर लिया है, बहुत अच्छे वकील हैं वो। अब देखिएगा केस बहुत जल्दी निपट जाए, है ना? हम अम्मा को बता कर आते हैं। अब तो हद हो चुकी है मिलॉर्ड। 29 साल गुजर चुके हैं, शिकायतकर्ता भी गुजर चुके हैं मिलॉर्ड। 1984 में लगाए गए आरोपों का एक भी सबूत नहीं है, सब बेबुनियाद है मिलॉर्ड। 300 तारीखें भी पड़ चुकी है। मेरा भी यही मानना है। दीनानाथ शर्मा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें 57 रुपये 60 पैसे की चोरी का दोषी नहीं माना जा सकता है। ये केस सबूतों के अभाव के आधार पर रद्द किया जाता है। नेक्स्ट। पुलिस 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 आई बेटा, पुलिस का है, पुलिस का है बाबूजी। हाँ बेटा, हमने ऐसा क्या कर दिया? पुलिस नहीं आ रही। पुलिस, कोई पुलिस नहीं आ रही है। आपने कुछ नहीं किया था बाबूजी, आपने पैसे भी नहीं चुराए थे। कोर्ट ने आपके खिलाफ का मुकदमा रद्द कर दिया। केस खत्म हो गया बाबूजी। केस खत्म हो गया? हाँ बाबूजी। तो हमने रुपए नहीं चुराए थे ना बेटा? हमने कोई चोरी नहीं की थी। तो हमने कोई चोरी नहीं की थी, हमने कोई चोरी नहीं की थी। अरे बेटा, यही बात तुमको मैं कब से समझा रहा था कि हमने कोई चोरी नहीं की थी। तुझे तो मालूम है ना कि हमने कोई चोरी नहीं की थी। आपने कोई चोरी नहीं की थी बाबूजी? हाँ, हमने कोई चोरी नहीं की थी। बाकी बचे हुए 4 रसीदें हैं और 357 रुपये 60 पैसा है। आप एक बार गिन लीजिए। बोला था उनको मैंने कि हमने कोई चोरी नहीं की है, कब से बोल रहा था हमने कोई चोरी नहीं की थी, हमने कोई चोरी नहीं की थी। 29 साल और 300 तारीखों के बाद कहीं जाकर यह केस खत्म हुआ। पोस्टमैन दीनानाथ शर्मा जब 36 साल के थे तब उन पर 57 रुपये 60 पैसे की चोरी का आरोप लगा था, और आज जब वो 65 साल के हो चुके हैं तो सबूतों के अभाव में ये केस खत्म हुआ है। दीनानाथ शर्मा का बेटा हरी इतने सालों तक उनके बिना तनख्वाह के रहने के मुआवजे के लिए कोर्ट जाने की सोच रहा है। उसकी मांग है कि इतने सालों की सैलरी और बेनिफिट्स उन्हें ब्याज सहित मिले, और हम उम्मीद करते हैं कि इस मुआवजे का हक मिलने में उन्हें और 29 साल न लग जाए।
करोड़ों के घोटाले और हजारों करोड़ों के स्कैम्स की जांच सालों तक चलती रहती है। कुछ केसेस जो कि अंजाम तक पहुंचते हैं उनमें आरोपी को कुछ सालों की सजा होती है और एक राई के दाने जितनी पेनल्टी लगती है, जो कि घोटाले की रकम के सामने कुछ भी नहीं होती। कभी भी आरोपी से घोटाले में गुम हुई रकम की रिकवरी का कोई फैसला नहीं सुनाया जाता और सिर्फ 57 रुपए 60 पैसे की चोरी के आरोप में एक आदमी को 29 साल तक इंसाफ के दरवाजे पर ठोकरें खानी पड़ती है। उसे उसकी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है और उसे सैलरी और नौकरी के साथ जुड़े बेनिफिट्स के बिना ही रहना पड़ता है। अपने इंसाफ की इस लड़ाई में जैसे तैसे घर परिवार को चलाने की जद्दोजहद में वो बीमारी की वजह से अपने 2 बच्चों को भी खो बैठता है। अपने बच्चों की शादी के लिए अपना आखिरी सहारा अपनी जमीन तक बेच देता है। भारत की कई अदालतों में 1 साल से ज्यादा के पेंडिंग केसेस हजारों की संख्या में है और कहीं कहीं तो ये संख्या लाखों में है। ऐसे में अगर लोग ये कहते हैं कि हमारी व्यवस्था में पूरी तरह से सफाई और बदलाव की जरूरत है तो इसमें गलत क्या है? रोक तेरी रोक आजा पकड़ रोक आगे चल साहब जाने दो साहब, इस बार छोड़ दो, दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। हाँ हाँ, तू थोड़ी ना चोरी करेगा, तू तो बड़ा संत महात्मा है। चल चल अब्बू अब्बू, अल्ताफ को पुलिस ने पकड़ लिया है। तो इसमें नई बात क्या है? ये पहली बार थोड़ी ना हुआ है, हा? ये तो उसका हमेशा का नाटक है। मेरी मदद कर दो अब्बू, उनको जमानत दिलवा दो। पागल हो गई क्या सायरा? उस नालायक के लिए मैं क्यों पैसे खर्च करूं? अब्बू शोहर है वो मेरे। नहीं सायरा, उससे शादी करके तूने पहली गलती की है, अब उसकी मदद करके दोबारा गलती मत कर, वो कभी बदलने वाला नहीं है। सायरा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं बेटा। मेरे 2 बच्चे हैं अम्मी, उन्हें मैं कैसे संभालूंगी? अम्मी कम से कम आप तो मेरी बात समझो। सारा, रकम छोटी होती तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी, पर रकम बहुत बड़ी है बेटा। तू अपने अब्बू से क्यों नहीं कहती? मैं उनसे बात करके आई हूँ अम्मी, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। तो फिर मैं तेरी मदद कैसे कर सकती हूँ बेटा? तुमको ना ही मेरी परवाह है ना ही बच्चों की। क्या जरूरत थी अल्ताफ चोरी करने की? गलती हो गई सायरा, आगे से ऐसा नहीं करूंगा, बस इस बार मुझे यहाँ से निकलवा दे। कैसे निकलवाऊं अल्ताफ? मैं पैसे कहाँ से लाऊं? अब्बू ने मना कर दिया है और अम्मी के पास इतना पैसा नहीं है। कुछ भी कर सायरा, मुझे यहाँ से बाहर निकलवा। बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि बाहर निकल के चोरी छोड़ दूंगा, कोई काम ढूंढ लूंगा, सीधी सादी जिंदगी जीऊंगा, बस तू मेरी जमानत करवा सायरा। हेलो सारा, रात 10 बजे आ जाओगी ना? हाँ, कहाँ आना है? होटल गीतांजलि में। ठीक है। शोएब, माजिद, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों अकेले ठीक से रहना। हाँ ठीक है अम्मी। और मैंने खाना बना कर रख दिया है, टाइम से खा लेना। जी अम्मी। एक अच्छी जिंदगी के लिए सबसे आसान रास्ता है मेहनत और ईमानदारी का।
हालात मुश्किल हो तो भी गलत रास्ते से कमाया गया पैसा अपने साथ मुश्किलें ही लेकर आता है, और कई बार ये मुश्किलें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि अपने साथ कई लोगों की जिंदगियां तहस नहस कर जाती हैं। मुकुंद भाऊ, हाँ, उधर नाले पे एक बढ़िया सूटकेस पड़ा है। क्या सूटकेस? हाँ भाऊ, एकदम टिप टॉप कंडीशन में है। हाँ हाँ भाऊ। उठा लेते हैं, हो सकता है इसमें कुछ कीमती सामान हो। हाँ भाऊ। लेकिन भाऊ, हाँ, अगर अंदर कुछ और हुआ तो? मतलब? मेरा मतलब अगर अंदर बम हुआ तो? देखते हैं। हाँ भाऊ। पुरुषोत्तम, इस पर तो खून लगा हुआ। काम करा, ती बॅग पलटी करा, मग उडायची। खून में अल्कोहल के ट्रेसेस मिले हैं। मौत कितनी बजे हुई होगी? मतलब कल 20 अक्टूबर संडे को सुबह 10 से 12 के बीच ये खून हुआ होगा। जी हाँ, मरने वाला मुसलमान है, खतना हुआ है इसका। और कुछ नहीं सर, सूटकेस ना तो एकदम नया है और ना ही एकदम पुराना। जहां हमें लाश मिली उसके आसपास काफी मुस्लिम बस्ती है, हो सकता है ये आदमी वहीं का रहने वाला हो। ये तो कादिर नियाज है साहब। कहाँ रहता है? ये तो नहीं मालूम साहब, पान की दुकान पर एक दो बार मुलाकात हुई थी। अगली गली में एक कपड़े की फैक्ट्री है, वहाँ काम करता है ये। या अल्लाह, मैं वही सोच रहा था कि आज कादिर भाई काम पे आए क्यों नहीं। इनका घर कहाँ है? यहीं पीछे की चाली में, गली नंबर 45। कादिर नियाज जी, वो मेरे शौहर हैं। क्या हुआ उनको? बोलिए ना, क्या हुआ उनको? हमें इनकी लाश मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से कादिर की मौत कल सुबह या दोपहर को हुई है। हमें लाश आज सुबह मिली। आपने पता लगाने की कोशिश नहीं की आपका पति कल से घर पर नहीं आया, कहाँ गया होगा वो? साहब, मैंने फोन किया था सुबह उनको, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। सुबह? आपका पति कल से गायब है और आपने आज सुबह फोन किया था? कई बार वो बिना बताए अपनी अम्मी के घर चले जाते थे, रात भर वहीं रुकते थे और अगले दिन लौट आते थे। उनका नंबर क्या है? 444-678-778। कादिर की अम्मी रहती कहाँ है?
हमारे घर से 2 गली छोड़कर तीसरी गली में। ये लोग कौन है? ये अल्ताफ है और ये उसके 2 बच्चे, शोएब और माजिद। ये अल्ताफ कौन है? अल्ताफ मेरी बेटी सारा का शौहर है। सारा उसकी दूसरी बीवी है। शोएब और माजिद अल्ताफ की पहली बीवी के बच्चे हैं। आपकी बेटी मतलब कादिर की बेटी? नहीं साहब, सारा मेरे पहले शौहर की बेटी है। वो गुजर गए। उसके बाद मैंने कादिर न्याज से दोबारा निकाह कर लिया। ये फोटो हमें उसी सूटकेस से मिला था जिसमें कादिर की लाश मिली थी। ये तो सायरा का सूटकेस है। जी कादिर नियाज आपके बेटे हैं? जी हाँ। सायरा को मैंने 3 दिन पहले कहीं जाते देखा था। अल्ताफ के 2 बच्चे हैं, शोएब और माजिद, वो कहाँ हैं? वो तो नहीं पता साहब, लेकिन हाँ आप शाजिया से पूछ सकते हैं। वो अल्ताफ की बहन है, यही अगली गली में ही रहती है। खोली नंबर क्या है? कादिर कल रात में घर में नहीं आया। क्या बात है, आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? किसी ने उनका खून कर दिया है, हमें उनकी लाश मिली। शाजिया जी अल्ताफ कहाँ है? भाईजान तो शोएब और माजिद को कल दोपहर ही यहाँ छोड़ गए थे। कितने बजे? शोएब, अब्बू तुम लोगों को यहाँ कितने बजे छोड़ के गए थे? 1:30 बजे। बेटा तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? नहीं पता। बेटा तुम्हें पता है? तुम्हारी अम्मी कहाँ है? हमें नहीं पता। सायरा कहाँ है? नहीं मालूम साहब। मुझे अल्ताफ का मोबाइल नंबर चाहिए। 1 मिनट। सर, अल्ताफ और सायरा दोनों के फोन बंद आ रहे हैं और इन दोनों के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं, ना बच्चों को ना अल्ताफ की बहन शाजिया को। रजिया, सायरा की माँ, शायद उसे कुछ पता हो। वो सिर्फ इतना बता के गई थी कि वो किसी काम से बाहर जा रही है। कहाँ जा रही ये तो आपको बताया ही होगा। जी, भोपाल। 1-2 दिन लगेंगे अम्मी। ऐसा क्या काम है भोपाल में? कुछ कंपनी का काम है अम्मी। अब जब तक अल्ताफ कोई काम नहीं ढूंढ लेता तब तक तो मुझे काम करना ही पड़ेगा ना। कौन सी कंपनी में काम करती है वो? पता नहीं साहब। आपके शौहर कादिर किसने मारा होगा उसने? अल्ताफ ने, सायरा ने, या अल्ताफ और सायरा दोनों ने मिलके? या कहीं आप भी तो शामिल नहीं इन दोनों के साथ? रजिया जी कैसी बातें कर रहे हैं साहब? मैं मेरे शौहर को क्यों मारूंगी? इसका जवाब तो हमसे बेहतर आप दे सकती है। मैं उनकी बीवी हूँ। और सायरा, वो तो उनकी सगी बेटी नहीं है। वो सूटकेस भी सायरा का था। इसका एक ही मतलब है, इस खून में सायरा जरूर शामिल है। नहीं मालूम साहब, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हाँ इस्माइल साहब, अल्ताफ एक हिस्ट्री शीटर है साहब। आसपास के थाने में रिकॉर्ड चेक करो, कई बार पकड़ा जा चुका है। छुप के कहाँ बैठा है वो? अभी तक तो किसी को मालूम नहीं है साहब। उसके बच्चे शोएब और माजिद, उनको कुछ पता है? हो सकता है साहब, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और वो सायरा? सर, सायरा का कुछ तो भी झोल है साहब। तो कहाँ काम करती है, किस कंपनी में काम करती है, किसी को कुछ नहीं मालूम। ठीक है, कुछ पता चले तो बताना। सर,
ये अल्ताफ कई बार चेन स्नैचिंग के मामले में पकड़ा गया है। पिछली बार पकड़ा गया था, उसे जेल हो गई और साल भर बाद बाहर आया। सायरा के बारे में क्या पता चला? कुछ नहीं। कौन सी कंपनी में काम करती है, क्या काम करती है, कुछ पता नहीं चला। उसका फोन भी स्विच ऑफ है और वो भोपाल गई हुई है, ऐसा उसकी मां रजिया का कहना है। देशपांडे नक्की काहीतरी गडबड आहे। उस दिन भी क्रिकेट खेल रहे थे। फिर तुम्हारे अब्बू ने तुम दोनों को तुम्हारी बुआ के घर छोड़ा? हाँ। कुछ बताया नहीं उन्होंने कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं। माजिद को पता होगा? उस दिन भी वो हमारे साथ खेल रहा था, उसे कैसे पता होगा? एक मिनट, वो बीच में एक बार घर गया था पानी पीने। माजिद जल्दी बोलना, माजिद, माजिद फील्डिंग का जल्दी बोलना, बॉल फेंक जल्दी माजिद। क्या कर रहा है माजिद? शोएब, मैं पानी पी कर आता हूँ, जल्दी जा। जैसे फील्डिंग आती है हमेशा घर पे गलती मार लेता है। बस उतनी देर वो मेरे साथ नहीं था, फिर हम खेलने लगे और उसके बाद सुल्तान मामू आए और उन्होंने हमें आवाज दी। शोएब, माजिद जल्दी चलो बेटा, अब्बू बुला रहे हैं। हाँ हाँ मामू जान, बस आधा घंटा बैटिंग हो जाए फिर आता हूँ मैं। नहीं बेटा, अब्बू को जरूरी काम है, तुम दोनों जल्दी आओ। चलो चलो। चल माजिद। ये सुल्तान कौन है? अम्मी के ममेरे भाई है। तो क्या वो भी उस दिन तुम्हारे घर आए थे? हाँ, सुल्तान मामू और मुख्तार नानू दोनों उस दिन हमारे घर आए थे। मुख्तार नानू, ये कौन? अम्मी के मामू। मुख्तार सायरा का मामा और सुल्तान सायरा का ममेरा भाई। अब ये दो नाम सामने आए थे। अब तक अल्ताफ को ही मुख्य आरोपी माना जा रहा था और साथ ही सायरा पर भी शक किया जा रहा था क्योंकि लाश उसके सूटकेस में मिली थी। और अब ये दो नए नाम सामने आए थे। क्या ये एक प्लान मर्डर था? आखिर इस खून का मकसद क्या था और क्या रजिया इस बारे में कुछ जानती थी? मुख्तार मेरा चचेरा भाई है और सुल्तान उसका बेटा है। वो गांव से आए थे। वो दोनों 20 अक्टूबर को अल्ताफ और सायरा के घर पर थे। ये दोनों अल्ताफ के घर में क्या कर रहे थे? नहीं पता साहब, वो अक्सर वहां आते हैं। इस वक्त कहाँ है वो? मालूम नहीं साहब। आपके शौहर इतवार की सुबह कहाँ थे ये आपको पता नहीं। आपकी बेटी कहाँ काम करती है ये आपको पता नहीं, जिसका अभी तक पता नहीं चला। आपका दामाद अल्ताफ वो कहाँ ये आपको पता नहीं। आपका भाई मुख्तार और उसका बेटा सुल्तान कहाँ है ये आपको पता नहीं। आपको तो कुछ पता ही नहीं है। सच में आपको कुछ पता नहीं या सच छुपा रही है हमसे रजिया जी? मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ साहब, मुझे सच में नहीं मालूम है। मुख्तार और सुल्तान 16 तारीख को हमारे घर आए थे। मेरे शौहर कादिर को उनका यहाँ आना पसंद नहीं था, वो उनको पसंद ही नहीं करते थे। उन्होंने उन दोनों को जाने के लिए कह दिया था। तुम लोग गांव से यहाँ आते ही क्यों हो? काम धाम तो कोई करते नहीं, बस यहाँ आ जाते हो मुफ्त की रोटियां तोड़ने। कैसी बात कर रहे हो कादिर भाईजान? रजिया हमारी बहन है। पर ये घर मेरी कमाई से चलता है, तुम्हारी बहन की कमाई से नहीं, समझे? कैसी बातें करते हैं आप? भाईजान 2-4 दिन रुककर चले जाएंगे। नहीं, ये दोनों आज ही यहाँ से जाएंगे। मैं इनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। एक नंबर के निकम्मे और निठल्ले हैं लोग। और हाँ, जब मैं शाम को काम से घर आऊं ना तो ये लोग मुझे नजर नहीं आने चाहिए। मुख्तार और सुल्तान चले गए। वो अक्सर सायरा के घर रुका करते थे। आपके शौहर को किसने मारा? इन सब ने मिलकर मारा? क्या आप जानती थी कि ये लोग ऐसा कुछ करने वाले हैं? खुदा कसम साहब, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम।
सर कादिर के मोबाइल पे आखिरी कॉल 20 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे आया था। कहाँ से? पासी के किसी पीसीओ से। पीसीओ से? देशपांडे, ये प्लान मर्डर है। अल्ताफ के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? कल तक आ जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है वो लड़का माजिद, वो कुछ ना कुछ तो जानता है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था वो डरा हुआ है। उसने कुछ ना कुछ तो देखा जरूर है। सर वो क्रिकेट खेलते वक्त बीच में एक बार घर गया था पानी पीने। हो सकता है तभी उसने कुछ देख लिया हो। बेटा माजिद, देखो मुझे पता है कि तुम कुछ जानते हो। क्या देखा था तुमने? सच सच बता दो। देखो बेटा, तुमने तो कुछ गलत नहीं किया है ना, तो फिर मुझसे डरने की क्या जरूरत है ना? बता दो बेटा, क्या देखा था तुमने? अच्छा, तुम्हारे नाना कादिर नियाज क्या उस वक्त तुम्हारे घर पर थे, तुम्हारे अब्बू के साथ? तुम जब पानी पीने घर पर गए थे, क्या उनको वहां देखा था तुमने? उस दिन मैं पानी पिया ही नहीं। मैं वापस आ गया था। क्यों? ऐसा क्या देखा तुमने जो पानी पिए बगैर ही चले आए? डरो नहीं बेटा, बता दो क्या देखा था तुमने? मैं ये सब साफ करना पड़ेगा। देखो बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने तो सिर्फ सच बताया है ना। देखिए बच्चा बहुत डरा हुआ है, ख्याल रखिए उसका। ये बात तो तय है कि इस खून के पीछे अल्ताफ का ही हाथ है। सिर्फ ये पता करना है कि उसके साथ कौन कौन था और इस खून के पीछे उसका मकसद क्या था। हेलो, हाँ ठीक है सर। सायरा भोपाल से वापस आ चुकी है, वो पुलिस स्टेशन में है। अल्ताफ कहाँ है? पता नहीं साहब मैं अभी 1 घंटे पहले ही लौटी हूँ। आते ही अम्मी ने बताया कि क्या हुआ है। तुम्हें सच में नहीं पता था कि तुम्हारे सौतेले पिता का खून हो चुका है? नहीं साहब, मैं काम से बाहर गई थी भोपाल। मोबाइल क्यों बंद रखा था? देखो सायरा, सब सच सच बता दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा ये साबित करना कि तुम इसमें शामिल नहीं हो। साहब मुझे जैसे ही पता चला कि ये सब हुआ है और आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, मैं सीधे थाने चली आई। यहाँ आके कोई एहसान नहीं किया है हम पर। नहीं भी आती ना तो 1 आध दिन में हम तुम तक पहुंच ही जाते थे। भोपाल क्यों गई थी और किस लिए गई थी? कंपनी के काम से गई थी। कंपनी के काम से गई थी और मोबाइल बंद रखा था? कहाँ काम करती हो और क्या काम करती हो? मैं कपड़ों की फैक्ट्री में काम करती हूँ, मार्केटिंग का काम है। मार्केटिंग का काम है और मोबाइल बंद रखा था? रोमिंग बहुत महंगा पड़ता है साहब, इसलिए मैं फोन बंद ही रखती हूँ। अपनी कंपनी का नाम बताओ और भोपाल में कहाँ रुकी थी वो बताओ। साहब मैं शकूर के लिए काम करती हूँ, वो एजेंट है कंपनी का। उसका भी नंबर दे दो। फोर 8976 भोपाल में कहाँ रुकी थी? ब्लू मून लॉज। अल्ताफ कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब। एक बात तो तय है कि तुम्हारे पति अल्ताफ ने तुम्हारे सौतेले पिता कादिर नियाज का खून किया है, और मुझे यह भी पता है तुम्हें इन सब की जानकारी थी। नहीं साहब मेरे अब्बू ने अल्ताफ से कुछ 18,000 रुपए उधार लिए थे और वो वापस नहीं लौटा रहे थे। बस इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा था,
लेकिन साहब अल्ताफ अब्बू को मार डालेंगे ऐसा नहीं हो सकता सर। सर, शकूर का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और ये वाकई ब्लू मून लॉज में रुकी थी। ये शकूर रहता कहाँ है? पता नहीं साहब। तुम्हें लगता है तुम्हारी इस बात पे मैं यकीन कर लूंगा? साहब मुझे सच में पता नहीं है। शकूर के साथ काम करती हो, रहता का है पता नहीं तुम्हें? ठीक है, अभी जा सकती हो तुम, लेकिन दोबारा जरूरत पड़ेगी तो पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। ये झूठ बोल रही है, पता करो ये शकूर कौन है, करता क्या है, और ये 18,000 का चक्कर क्या है ये भी पता करो। ये बात लगभग साफ थी कि कादिर नियाज के खून में अल्ताफ का ही हाथ था, और इस बात की भी संभावना थी कि मुख्तार और सुल्तान ने उसकी मदद की थी। लेकिन खून का मकसद क्या था? भोपाल से लौटते ही सायरा ने खुद पुलिस स्टेशन में आकर बताया कि उसके अब्बू और उसके शौहर के बीच में 18,000 रुपए के लेन देन को लेकर झगड़ा था, जो कि उसके अब्बू ने अल्ताफ से उधार लिए थे। क्या इस खून का मकसद वाकई पैसा ही था? पता नहीं साहब, मेरे शौहर ने कब पैसे उधार लिए थे। क्या इस 18,000 को लेकर आपके शौहर और अल्ताफ के बीच कोई झगड़ा था? झगड़ा तो था साहब, पर सच क्या था वो मुझे नहीं मालूम। 18,000? अरे कौन से 18,000? मैंने नहीं लिए किसी से 18,000। झूठ बोल रहे हैं आप। सायरा ने आपको वो पैसे दिए थे। देख अल्ताफ, सायरा झूठ बोल रही है। मैंने कभी कोई उससे पैसा नहीं लिया है। तुम कहानी बना रहे हो। तेरे पास कोई काम धाम है नहीं ना? अरे बीबी की कमाई खाता है तू। अरे मर्द हो तो मर्द जैसा जीना सीखो। कोई ढंग का काम देख ले और अपनी बीबी बच्चों को पाल। चल निकल। आपके शौहर ने सायरा से पैसे उधार लिए थे? पता नहीं साहब, अल्ताफ ने तो ऐसा ही बोला था। तुमने कहा था कि तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे शौहर से 18,000 रुपए उधार लिए थे। नहीं, वो उन्होंने वो पैसे मुझसे लिए थे। सब सर, अल्ताफ के मोबाइल से लास्ट कॉल 20 अक्टूबर की रात को 1:30 बजे, यानी कि 21 अक्टूबर की सुबह में किया गया था। कहाँ गया था? लखनऊ। लखनऊ में किसे? जलालुद्दीन, लखनऊ का रहने वाला। लखनऊ पुलिस को इन्फॉर्म करो, इस जलालुद्दीन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालो। हाँ सर। और हाँ सर, शकूर जिसके लिए सायरा काम करती है वो किसी कंपनी का एजेंट नहीं है। तो एस्कॉर्ट एजेंट है, लड़कियों का धंधा करता है। हेलो जी, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन लखनऊ का रहने वाला है। कौन है वो? जी वो हमारे मामू हैं। हमारी नजर है तुम पे, उनको खबर देने की गलती मत करना। जलालुद्दीन जी। अरे अरे आप कौन हैं? सुनिए। चले। बस कर साहब, जो बता था सब बता दिया। अल्ताफ और सुल्तान की बहुत धुलाई की, लेकिन उनको नहीं पता कि मुख्तार कहाँ है। वो कह रहे कि मुख्तार लखनऊ से 2 दिन पहले ही निकल गया था। मुख्तार के गांव के पुलिस को इन्फॉर्म कर दो और उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करो। अल्ताफ और सुल्तान अब पुलिस की हिरासत में थे। 20 अक्टूबर को आखिर हुआ क्या था?
वो कौन था जिसने कादिर नियाज को मारा था और फिर लाश को सूटकेस में बंद करके नाले के पास फेंक दिया था? आखिर ये खून क्यों किया गया था? अल्ताफ, तुमने कादिर नियाज को मारा? तुमने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो तुम्हारे 18,000 रुपए नहीं लौटा रहा था, या फिर इसलिए तुम्हारी बीवी जो काम कर रही थी उसके लिए तुम्हारा कादिर पे गुस्सा था? तुमको ना ही मेरी परवाह है और ना ही बच्चों की। क्या जरूरत थी अल्ताफ चोरी करने की? बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि बाहर निकल के चोरी छोड़ दूंगा, कोई काम ढूंढ लूंगा, सीधी सादी जिंदगी जीऊंगा। बस तू मेरी जमानत करवा सायरा। सारा, रात 10 बजे आ जाओगी ना? हाँ। कहाँ आना है? सारा ने अपने अबू को मेरी जमानत के लिए 18,000 रुपए दिए थे। उसने वो पैसे भी रख लिए, मेरी जमानत भी नहीं करवाई। तो सायरा तो तुम्हारे जमानत के लिए मदद मांग रही थी, फिर उसके पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए? ठीक है, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो? काम पे। ऐसा क्या काम करती हो जो इतनी रात को बाहर जाना पड़ता है? जरूरी मीटिंग है अल्ताफ, ना नहीं कह सकती। तुम अपना काम शुरू कर दो, मैं ये काम छोड़ दूंगी। जेल से 1 साल बाद बाहर आया था, काम की तलाश थी। मुझे नहीं पता था कि सारा क्या काम करती थी, पर उस रात सब पता चल गया। आओ, तुम्हें घर छोड़ देता। कहाँ थे तुम? मैं क्या करती अल्ताफ? अब्बू मदद नहीं कर रहे थे। तुम बदलना चाहते थे और मैं तुम्हारी बाहर आने में मदद करना चाहती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अरे पर ऐसा करके तुझे मिला क्या? मेरी तो जमानत भी नहीं हुई। मैंने अब्बू को 18,000 रुपए दिए थे तुम्हारी जमानत करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। कहाँ जा रहे हो तुम? अल्ताफ, कहाँ जा रहे हो तुम? और मुझे तेरे अब्बू को जान से मार डालूंगा मैं, तू देख ले। अल्ताफ, पागल हो गया क्या तुम? अल्ताफ, 2 बच्चे हैं हमारे। अल्ताफ, दिमाग ठंडा करो। अल्ताफ, तुम काम करना शुरू कर दो, मैं ये काम छोड़ दूंगी। छोड़ मुझे, मैं बोल रहा हूँ। पूरी जिंदगी सामने पड़ी है अल्ताफ। तू छोड़। मैं नहीं चाहती कि दुनिया को पता चले कि मैं क्या करती हूँ। अल्ताफ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अल्ताफ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। अल्ताफ, देखो, भूल जाओ वो पैसे, सब कुछ भूल जाओ। तुम बस काम ढूंढ लो। अल्ताफ, तुम्हारी कमाई शुरू होती मैं ये काम करना छोड़ दूंगी। अल्ताफ, मैं ये काम करना छोड़ दूंगी। कादिर नियाज मेरी जमानत करवा सकता था, पर उसने नहीं करवाया। वो सायरा को इस गंदगी में जाने से रोक सकता था, पर उसने नहीं रोका। मैं उसी रात उसको मारने वाला था, लेकिन सायरा ने रोक लिया। सायरा 2-3 दिन के लिए काम से बाहर गई थी, और तब मुख्तार और सुल्तान घर पे आए थे। कादिर नियाज ने लोगों को बहुत बेइज्जत किया था और घर से बाहर भी निकाल दिया था। साला जो मन में आता है बोलता है। अरे सामने वाले कोई इज्जत है कि नहीं? अरे उसे किसी की फिक्र नहीं है, ना सायरा की, ना सायरा की अम्मी की। उसने सायरा की भी मदद नहीं की, वरना उसे ये सब नहीं करना पड़ता। सायरा को ये सब नहीं करना पड़ता? अल्ताफ, अल्ताफ बता, सायरा को क्या नहीं करना पड़ता? क्या नहीं करना पड़ता सायरा को? चाहे जितने भी दुश्मनी हो, मुझे मालूम था वो हरामी फोकट के दारू पीने जरूर आएगा। सायरा घर पे नहीं थी। मुख्तार और सुल्तान भी उसको सबक सिखाना चाहते थे, और मैं भी। माजिद, जल्दी बोलना। माजिद, माजिद फील्डिंग का, जल्दी बोलना। बॉल फेंक जल्दी माजिद। मस्त
ये रे अल्ताफ, कहाँ से ले? मठ से, एकदम ताजी है। और लो ना अबू। नहीं। अरे थोड़ा अरे लो ना। बस। अरे अबू लो ना। बस। अरे लो। अरे ये पियो। अरे अबू और लो ना। अरे नहीं। अरे लो ना। बस अल्ताफ, अरे बस, बहुत मजा आया, बहुत मजा। नहीं, अब कोई ढंग का, इज्जत का काम ढूंढ ले। कब तक बीबी की कमाई पे जिएगा? हाँ? मर्द बन मर्द। मैं झूठ बोलकर अपने दोस्त से रिक्शा लाया था, सूटकेस उधर नाले में फेंकने के लिए। शिंदे, स्टेटमेंट में इसके सिग्नेचर ले लेना। हो साहब। पता नहीं बेटा तुम्हारे अब्बू कब तक आएंगे, पर तुम्हारी अम्मी है ना, वो तुम्हें घर ले जाएंगी। तीसरा आरोपी मुख्तार अभी तक लापता है। अल्ताफ और सुल्तान को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस चार्जशीट फाइल करने की तैयारी में है। एक जान गई, एक इंसान सलाखों के पीछे चला गया और साथ में उसका साथी भी। एक पत्नी जो इस उम्मीद में थी कि उसके पति के जेल से लौटने पर वो लोग मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। उसकी मां ने अपने शौहर को खो दिया और 2 बच्चे बेसहारा हो गए। क्या होता अगर अल्ताफ जुर्म का रास्ता ना अपनाता? अगर इंसान जुर्म की राह पर कदम रखने से पहले उसके नतीजों को अच्छी तरह से समझ ले तो शायद ऐसी दुखद परिस्थितियों से बचा जा सकता है। ये मानना मुश्किल है कि जुर्म की राह पर चलने वाले इंसान को उसके अंजाम का पता नहीं होता। हालात कितने भी तकलीफदेह क्यों ना हो, लेकिन गलत रास्ते से कमाया गया पैसा अपने साथ सिर्फ मुश्किलें ही लेकर आता है। और कई बार ये मुश्किलें इतनी बड़ी होती हैं कि अपने साथ कई जिंदगियां तहस नहस कर जाती हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, क्राइम नेवर पेस। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।